Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 जनवरी 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर प्रेजेंट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से बताना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और रेलिवेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिड के भी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। लेकिन वीडियो का अगर आप एंड मिस करके जाते हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, इसलिए पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना और वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना और अपना जो स्कोर आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। डेली बेसिस पर 500-600 लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, आपको भी वहाँ पे वो अटेम्प्ट करना है। बाकी इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना। 1,40,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको ये चैनल मिलेगा, यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना और अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। आज का जो पहला आर्टिकल है इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा इसके बारे में काफ़ी सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। तो आपको अगर मैं लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे इंडिया का मैप नजर आएगा, इंडिया के ऊपर जस्ट आपको यहाँ पे भूटान देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, इस एरिया को जूम करके ऊपर की साइड में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको भूटान दिखेगा, नीचे असम है और भूटान के ऊपर जस्ट चाइना आपको नजर आएगा। तो भूटान एक बहुत बड़ी बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ में शेयर करता है। इसी बाउंड्री पर बहुत ज़्यादा विवाद यहाँ पे दोनों देशों के बीच में रहता है। इन्हीं विवाद के बारे में आज पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ आखिरकार हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमारे पास में न्यूज़ क्या निकल कर आती है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि लगभग 11वीं एक्सपर्ट ग्रुप जो मीटिंग है ना, ये एक्सपर्ट मीटिंग जो हुई है ये चाइना और भूटान के बाउंड्री इश्यूज़ को लेकर हुई है। ये मीटिंग रिसेंटली हुई है चाइना के कुनमिंग शहर के अंदर में, वहाँ पर इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप रोड मैप को तैयार किया है कि 3 कदम उठाने वाले हैं, 3 चीज़ें लेकर चलेंगे जिससे कि यहाँ पर बॉर्डर पर शांति को बनाया जा सकेगा चाइना और भूटान पर। लेकिन ये 3 स्टेप क्या है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं हुई है, यानी कि पब्लिक में इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में मिली है वो सब आगे मैं आपको बता ही दूंगा। तो इस पूरे आर्टिकल में हमने एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना होगा, चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट का पढ़ना होगा, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, खासकर मेंस के अंदर में। तो चाइना भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने से पहले समझना यह है कि आखिरकार भूटान कितना बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर करता है। भूटान लगभग 477 किलोमीटर्स का एक लंबा बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जैक्टली यहाँ पर यह बॉर्डर दिखाया था। आगे आते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे जो चाइना है ना, इसकी हरकतें आपको पता है कि लंबे समय से कोशिश ये करता है कि बहुत सारे एरियाज़ को कब्जाया जाए। तिब्बत उसको भी कब्जा रखा है, काफ़ी सारे और भी एरियाज इसने अपने वेस्टर्न साइड में कब्जा रखे हैं। तो कब्जा कर चाइना जो है अपने एरिया को काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है, इतना बड़ा यहाँ पर कंट्री बना चुका है। तो अभी चाइना इंडिया के भी कई सारे हिस्सों को क्लेम करता है, बोलता है ये हमारा रीजन है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा दिसंबर में एक विवाद भी हो गया था, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि यह हिस्सा हमारा है। अक्साई चीन वाला रीजन चाइना अपना बताता है। तो इस प्रकार से कई सारे कंट्रीज के साथ में इसके डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भूटान की भी कई सारी टेरिटरी को चाइना क्लेम करता है। चाइना बोलता है कि यहाँ पे भूटान के ये जो रीजन है ये हमारे हैं। जैसे नदन साइड में कुछ वैलीज़ हैं, यहाँ पे पसमलुंग वैली है, जाकरलुंग वैली है, तो ये वैलीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वैसे तो भूटान के लिए कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना इनको क्लेम करता है। देन वेस्टर्न साइड में दोकलाम हो गया, द्रमाना हो गया, देन उसके बाद में साकोते हो गया, ये कुछ रीजन हो गए जिसको यहाँ पर अगेन जो चाइना है वो यहाँ पर क्लेम करता है। यानी कि भूटान की टेरिटरीज हैं। उसके बाद याकचू और भी कुछ टेरिटरीज के नाम दिए गए, जैसे लांगमार्पो वैलीज हो गया, ये सब है तो भूटान की, लेकिन चाइना क्लेम करता है, चाइना बोलता है ये रीजन हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बॉर्डर विवाद है वो बना रहता है। आपको साल 2020 की एक खबर पता होगी, ये जब उस समय न्यूज़ एनालिसिस किया करता था तो इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाया भी था मैंने। क्या बात यहाँ पर हुई थी कि जो चाइना है, चाइना ने एक नया क्लेम भी कर दिया था। ये तो देखो जो मैंने ऊपर नाम बताया ना, इसमें चाइना बहुत पहले से क्लेम कर रहा है ये रीजन हमारे हैं।
लेकिन 2020 में एक और नया एरिया साक्तेंग सेंचुरी। साक्तेंग सेंचुरी कहां पर है, मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे भूटान है, भूटान के जस्ट यहां पे अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच में यहां पे साक्तेंग सेंचुरी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चाइना क्लेम करने लगा और बोलने लगा कि ये जो रीजन है ये हमारा रीजन है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर कई सारे जो विवाद हैं वो बढ़ते हुए चले गए और बीच बीच में सरप्राइजिंगली या फिर आप कह सकते हो शॉकिंग तरीके से नए नए एरियाज को यहाँ पे चाइना मेंशन करता रहा, ये रीजन हमारा है, ये रीजन हमारा है। ठीक है, तो इसकी चक्कर में चाइना और भूटान के बॉर्डर जो विवाद है वो लगातार इंक्रीज होते हुए चले गए। और होता यहां पर यह है कि इन बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश आपस में मीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं। दोनों देशों ने मिलकर लगभग आप कह सकते हो 11 एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स करी हैं, 24 बार यहां पर बॉर्डर नेगोशिएशंस करें हैं, बातचीत करी है बॉर्डर को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पे लगभग 2021 की बात की जा रही है, अक्टूबर 2021 में भूटान और चाइना ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की थी, एक 3 स्टेप रोड मैप तैयार किया था जिसपे ये दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बॉर्डर की जो भी विवाद हैं उनको लेकर शांति बनाकर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 3 स्टेप रोड मैप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो इसके चक्कर में आपने बस खाली इतना ही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि देखो इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चाइना ना अपने रिलेशन भूटान के साथ में प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश नहीं किया है। क्योंकि भूटान के, मैंने आपको बताया ना, भूटान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ में नहीं देखने को मिलता है और बॉर्डर विवाद बहुत पहले से हो गया। इवन आप देख पाओगे दोनों देशों ने मिलकर बॉर्डर को लेकर एक जो पहली बातचीत की थी वो 1984 में की थी। ठीक है, वैसे दोनों के रिलेशंस, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर चाइना इससे रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है तो इंडिया का रोल भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया भी जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया से एक बहुत बड़ी बाउंड्री यहाँ पे भूटान शेयर करता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे नीचे से यहाँ पे इंडिया के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बाउंड्री को शेयर करता है और ऊपर यहाँ पे चाइना के साथ में इस बाउंड्री को शेयर करता है। क्वेश्चन यह है, व्हाई इंडिया इज कीपिंग एन आई ऑन द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू चाइना भूटान बाउंड्री डिस्प्यूट। क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे विवाद होता है ना, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली भारत के ऊपर ही पड़ेगा। तो भारत यहाँ पर इतनी ज्यादा नजरें रखकर क्यों बैठा हुआ है इन डिस्प्यूट के ऊपर? ये इसलिए क्योंकि अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट भूटान में पड़ता है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट भूटान में इंक्रीज होने लगा, तो कहीं ना कहीं हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए खतरा पैदा होने लगेगा। साथ ही साथ में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इवन यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट भूटान में बढ़ता है तो। दैट इज़ वाई यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, मैं बता ही चुका हूं, पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2022 में इंडिया और चाइना के बीच में खासकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले रीजन में जो डिस्प्यूट हो गया था, वहां पर दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं इनके बीच में हाथापाई हो गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नजर आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये नजर आता है कि आखिरकार ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसमें क्या क्या परेशानियां नजर आ रही हैं? तो सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि एक सबसे बड़ी परेशानी है, भूटान और चाइना की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बायलैटरल इशू नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आसपास कुछ और कंट्रीज भी आ जाती हैं। इसके लिए यहाँ पर इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा और चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पर इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो। और चाइना चाहता है कि हम लोग भूटान को ऐसे ही बनाकर कुछ एरियाज जो क्लेम कर रहे हैं उसको हम अपना ही बताएं, जैसे कई सारी कंट्रीज के साथ में किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता नहीं है, लेकिन अगर कोई बातचीत होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, तो बेसिकली इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आसपास आपको इंडिया का एक बहुत बड़ा बॉर्डर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज यहाँ पे नजर आता है कि जो चाइना अपना एक्सपेंशन जो है ना वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। भूटान के पास में इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, भूटान के पास में क्षमताएं नहीं देखने को मिलेंगी इतनी ज़्यादा, लेकिन चाइना जो है ना भूटान के साथ में जहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है ना, उसके जस्ट पीछे ही लगातार डेवलपमेंट्स के ऊपर डेवलपमेंट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। बात यहाँ पर आती है कि जो भूटान है ना, इसको कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को चाइना के साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रिलेशंस को बैलेंस नहीं करते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आने वाले समय पर फेस करने को मिल सकती हैं, खासकर इंडिया को भी यहाँ पर फेस करने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई है, देखना है किस प्रकार से बैठकर डिस्कशन होता है, बट अभी के समय पर जो भी बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट है 2K+ लाइक्स का यार, उसको आपने अचीव करवाना है। दूसरा आर्टिकल बात करता है मार्ग प्लेटफॉर्म के बारे में। मार्ग प्लेटफॉर्म काफ़ी चर्चा में है, तो न्यूज़ क्या निकल कर आती है, पहले हम उस खबर को पढ़ते हैं। तो हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली एक मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है ना वो लॉन्च किया है। यानी कि मार्ग जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली यहाँ पर कर दिया है लॉन्च, 16 जनवरी से ही लॉन्च हो चुका है, अब ये आगे काम करेगा। अब मार्ग प्लेटफॉर्म का काम क्या है, ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि
आप कह सकते हो लोगों को मेंटोरशिप देगा, असिस्टेंट देगा, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा। आखिरकार ये मेंटोरशिप प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको समझते हैं। नाउ अब आपने समझ लिया कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। अब खबर के बाद आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझनी होगी, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार मार्क प्लेटफॉर्म है क्या। मार्क प्लेटफॉर्म बेसिकली एक नेशनल मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्या प्लेटफॉर्म है, तो एक नेशनल मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म है। अब ये प्रोग्राम किसका है, हमारे स्टार्टअप इंडिया का। इनका मकसद यहाँ पर यह है कि देखो भारत के अंदर कई सारे बिजनेस हैं, उनका मकसद है कि जो नए नए स्टार्टअप है, जो नई नई कंपनीज यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, उनको गाइड करना, उनको बताना कैसे आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, कैसे अपने मार्केट को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए मार्क प्लेटफॉर्म, यानी कि उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आप ऐसा कह सकते हो, मार्क प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्टार्टअप्स को यहाँ पे एक अच्छी खासी मेंटोरशिप दी जाएगी, सारी चीज़ों के बारे में उनको समझाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि मार्क प्लेटफॉर्म की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करेगा। देखो मार्क प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में ये वाली बॉडी है DPIIT, जिसने इस पर्टिकुलर मार्क प्लेटफॉर्म को किया है लॉन्च। इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका ऑब्जेक्टिव है जितने भी भारत के अंदर स्टार्टअप हैं, खासकर नई नई कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करना और उनको आगे ग्रो करवाना। ये यहाँ पर बेसिकली इस मार्क प्लेटफॉर्म का मकसद होने वाला है। साथ ही साथ में इस मार्क प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 है, फेज़ 3 है। तो इसमें यहाँ पे आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से मेंटोरशिप को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है ना, कुछ प्रोग्राम्स हम पहले से लेकर आ चुके हैं, कुछ प्रोग्राम्स हमने अभी इंप्लीमेंट किए, तो ये चीज़ आपने नहीं पढ़नी है। हम वहाँ पे PIB वाले आर्टिकल में इसको पूरी तरह से मेंशन किया गया था, तो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इस मार्क प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम है। बिम्स्टेक के अंदर आपको ये कुछ कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, पूरा का पूरा ब्रिक्स। नाम आपने ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्टली सवाल बनते हैं इन ग्रुप्स को लेकर। तो न्यूज़ क्या है, खबर पहले हम समझते हैं। हाल ही में एक मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की, ठीक है ना, और इस मीटिंग को यहाँ पे भारत ने होस्ट किया था। इस मीटिंग ने क्या फोकस किया, टेररिज्म के ऊपर, कैसे हम आतंकवाद को टैकल कर सकते हैं, कैसे आतंकवाद से लड़ सकते हैं, कैसे क्राइम को रोक सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पे ये पूरा का पूरा मीटिंग हुआ, जिसको इंडिया ने होस्ट किया। जिस वजह से यहाँ पर बिम्स्टेक न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। बिम्स्टेक को देखोगे तो ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे हैं जो कि बिम्स्टेक का हिस्सा है। इनकी लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर इंडिया है, नीचे आपको श्रीलंका नजर आएगा, देन इधर यहाँ पर नेपाल है, देन यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा, फिर इधर यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है और इधर थाईलैंड है। तो ये 7 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप है जिसको हम बिम्स्टेक बोलते हैं। अब बिम्स्टेक को लेकर कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में, पिछले साल भी काफ़ी चर्चा में था। तो फुल फॉर्म तो आप इसकी सुन ही चुके हो, पता हो गया फुल फॉर्म। तो ये जो ग्रुप है ये स्टार्ट होता है 1997 में। कौन कौन से मेंबर है ये भी आपको पता चल चुका है। इसके टोटल 7 मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपने देख लिए हैं। अब आपसे सवाल अलग अलग तरीके से बन सकता है, इसके आसपास के देश दिए जा सकते हैं। जैसे बोला जा सकता है कि चाइना इसका मेंबर है, तो ध्यान रखना नहीं, चाइना इसका मेंबर नहीं है। या आसपास की कोई कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, नहीं, बस खाली यहाँ पर इन कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखना। अगर ये पता होगी तो कोई एक अलग से नाम आएगा तो उसको आप पहचान के एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, इसको लॉन्च किया गया था एक आप कह सकते हो अग्रीमेंट साइन करके, एक डिक्लेरेशन साइन करके, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। ऐसे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, उसके बेसिस पर इस ग्रुप को पूरी तरह से लॉन्च किया गया था। तो आज छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उनको हम फटाफट कवर कर रहे हैं। तो फ्राइडे में ज़्यादा आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते भी नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, भले ही छोटे हों बड़े हों, कवर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगले आर्टिकल में बात की गई है जियो स्पेशल हैकाथन के बारे में। तो जियो स्पेशल हैकाथन क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो न्यूज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है, तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने रिसेंटली जियो स्पेशल हैकाथन को किया है लॉन्च। हैकाथन होता क्या है, जियो स्पेशल आप समझ रहे होंगे कि मैप से रिलेटेड है। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा नक्शा होता है, आप मैप में देख पाते हो ना कि आपका ऑर्डर कहाँ पर है, आपने ऑर्डर कुछ किया है, आपने जोमेटो से कुछ मंगाया है, कहीं से कुछ मंगाया, तो आपके घर तक आ रहा है, तो आप मैप पे चीज़ों को ट्रैक कर पाते हो।
वो चीज़ों को मैप पर देख पाते हो, हमारी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जियो स्पेशल डेटा भी होता है। जियो स्पेशल डाटा मतलब यहाँ पर यह है कि किस एरिया में कुपोषण सबसे ज़्यादा है तो वो हम लोग मैप के थ्रू पता लगा पाएंगे, किस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है वो उसको यहाँ पे पता लगा पाएंगे। तो मैप के थ्रू वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको हम जियो स्पेशल डेटा बोलते हैं। यानी कि हम जियो स्पेशल जब भी बात कर रहे हैं, मैप की हम लोग बात कर रहे हैं। बट हैकाथन क्या है यहाँ पर? हैकाथन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जहाँ पर कई सारे जो लोग हैं ना वो सब आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो पूरे इवेंट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चलती रहती है और इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे लोग जो है आते हैं, इसको हम लोग हैकाथन बोलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की मीटिंग होती है जो कि यहाँ पर इस प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। ध्यान रखना, इसको हम लोग हैकाथन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जियो स्पेशल हैकाथन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आती है। इन्होंने आईआईटी हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप करी है और पार्टनरशिप करने के बाद में इस हैकाथन को लॉन्च किया है। ये जो जियो स्पेशल हैकाथन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रिसर्च चैलेंज और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप चैलेंज। तो ये दो पार्ट्स में यहाँ पर क्या किया गया है, इस हैकाथन को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, फर्दर इसको डिवाइड करने वाले हैं। रिसर्च चैलेंज के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ है हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे फोकस में रखी जाएगी। दूसरा यहाँ पर हमारा एक मेजर फोकस होने वाला है कि किस प्रकार से हम जो ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, जिस जो हम लोग ऑनलाइन डेटा यूज़ कर रहे हैं, जियो स्पेशल का डाटा यूज़ कर रहे हैं, इसको कैसे हम लोग प्रमोट करें और इंडिया के इस जियो स्पेशल इकोसिस्टम के अंदर में कैसे हम नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो दोनों का एक ही मकसद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें भी कोई ज़्यादा पार्ट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम कहोगे याद क्या रखना है, देखो आर्टिकल छोटा सा था लेकिन उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या करेंगे, बस खाली इतना ध्यान रखना जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी, ये आपने समझा, इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया था ये यहाँ पे ध्यान में रखना। जो ये हैकाथन है, जो इवेंट हुआ है, इसको किसने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। ठीक है, आगे आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और मैं आपको बता दूँ यूपीएससी इसको लेकर साल 2008 में एक सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। मतलब एक सवाल ऐसा पूछा है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आपने आराम से सॉल्व कर पाओगे इस आर्टिकल को पढ़कर। वो सवाल मैंने वीडियो के अंत में लगाया है, तो वो चीज़ आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या बात यहाँ पर की जा रही है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में, क्यों चर्चा में, क्योंकि हमने देखा उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ में, खासकर उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर जो जोशीमठ है वहाँ पे कई सारे घरों के अंदर क्रैक्स देखने को मिले हैं और साथ ही साथ में वो जो घर है ना वो ज़मीन के अंदर धंसते नजर आ रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया जोशीमठ जोशीमठ जो है ना कुछ सेंटीमीटर तक जो है वो नीचे धंस चुका है। तो ये सारी बातें निकल कर आई, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों किया और लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कई सारे प्रोजेक्ट्स आज के समय पर उत्तराखंड में लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की चर्चा सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको रोक देना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही एक बहुत बड़ा कारण बना है जिसके चक्कर में जो जोशीमठ है वो इस हालात में पहुंचा है। ठीक है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसके बेसिस पर आपको एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपसे पूछा जाए इसकी लोकेशन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट की लोकेशन ही पूछी जाती है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है ये 520 मेगावाट का रिवर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया है धौली गंगा नदी के ऊपर में। धौली गंगा नदी जो कि बेसिकली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उसी नदी के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी यह है कि ये कई सारी, मतलब आप कह सकते हो कि हर साल लगभग 2558 गीगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसका उत्पादन कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन डेवलप कर रहा है? तो यहाँ पे जो NTPC है, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। इसमें जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, 29.78 या फिर आप कह सकते हो 6.77 मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर, सॉरी मिलियन डॉलर में यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो लग रही है। इतना पैसा यहाँ पर खर्चा जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो मैंने आपको बताया ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे लग रहा है, धौली गंगा रिवर के ऊपर। धौली गंगा नदी जो है ना ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो धौली गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो धौली गंगा नदी मैंने आपको बताया उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो नीति पास है वहाँ से ये ऑरिजिन होती है, वहाँ से ये निकल कर आती है। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो,
बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से यहाँ पे अलकनंदा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसी में आके यहाँ पे धौलीगंगा नदी मिल जाती है। धौलीगंगा यहाँ से निकल कर आई और इसमें आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है धौलीगंगा, ध्यान रखना। और जहाँ पर अलकनंदा धौलीगंगा मिलती हैं ये एक प्रयाग बनाती हैं जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, ध्यान रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो रैनी में आप देखोगे, मैंने आपको बताया, सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो मैंने अभी आपको बताया था, अलकनंदा नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। और फिर इसी अलकनंदा नदी के अंदर कई सारी और नदियां आकर जुड़ती हैं, जैसे कि नंदाकिनी है, पिंदार है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नंदाकिनी आकर जुड़ती है, पिंदार गंगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आकर जुड़ती है। और जहाँ पे जुड़ती है ना, अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। जहाँ पे पिंदार जुड़ती है कर्ण प्रयाग बनाती है, और यहाँ पे इस प्रकार से नंदाकिनी जुड़ती है, नंद प्रयाग बनाती है। धौलीगंगा जो यहाँ पर जुड़ती है वो बेसिकली विष्णु प्रयाग बनाती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो धौलीगंगा नदी की जो लेंथ है वो लगभग 94 किलोमीटर्स की देखने को मिलती है। और जो तपोवन है ये कहीं ना कहीं आप जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली धौलीगंगा नदी के किनारे लगाया गया है, बेसिकली इस नदी पर लगाया गया है। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। इसको लगाने वाली बॉडी कौन सी है, वो है NTPC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो थोड़ा सा NTPC के बारे में बात कर लेते हैं। NTPC जो लिमिटेड है ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में बनाया गया है। इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें, यानी कौन सी मिनिस्ट्री में ये काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया था साल 2010 में, ठीक है। तो महारत्न कंपनी आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो इसका मेन काम है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको जनरेट करना, इसको बनाना, इसको बेचना, ये इसका एक मेजर मकसद होता है। ये जो कंपनी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाने को लेकर, डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर, उसके बाद यहाँ पे कुछ और काम भी होता है, जैसे ऑयल और गैस हो गया, ऑयल और गैस को निकालना, जो कोल होता है कोयले की खनन करना, कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को करने का काम भी यहाँ पर NTPC का होता है। NTPC लिमिटेड अपने आप में ही यहाँ पर एक सबसे बड़ी पावर कंपनी देखने को मिलती है इंडिया में, जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 62,086 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की कैपेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो NTPC के बारे में भी आपने जान लिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, मैंने शायद यहाँ पर एक चीज़ आपको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं की है, मेरे दिमाग में घूम रही है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करवा देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये अलकनंदा यहाँ से नाम बदल जाता है। बद्रीनाथ से जो यहाँ पे नदी निकलती है ना, ये विष्णु गंगा है, ठीक है। ध्यान रखना, बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है ये विष्णु गंगा है। इसमें धौलीगंगा आकर मिलती है। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं उसके बाद इसका नाम जो है वो अलकनंदा रखा जाता है, क्योंकि दोनों की गहराई सेम होती है। तो सेम है दोनों की गहराई, तो इसकी वजह से जब ये नदी आगे बनकर निकली है तो इसका अलकनंदा नाम रख दिया गया, और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। तो आप एक सवाल होगा कि दो नदी आकर मिल रही हैं, अगर इनकी गहराई सेम है तो ये गहराई अगर सेम है और आगे बढ़ रही हैं, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ रही हैं, तो क्या नाम बदलता है? हाँ, नाम बदला जाता है, लेकिन नाम एक अलग रखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की गहराई सेम है। और सपोज़ यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की गहराई ज़्यादा होती है और एक की गहराई कम होती, तो जिसकी गहराई ज़्यादा होती है ना, उसके नाम के ऊपर आगे नाम रखा जाता है। जैसे आप देखोगे ये अलकनंदा बन के आगे बढ़ रही है नदी, अब यहाँ पे नंदाकिनी भी आकर मिल जाती है अलकनंदा में, लेकिन गहराई यहाँ पे अलकनंदा की ज़्यादा है, तो अलकनंदा के नाम से फिर से आगे बढ़ेगी। पिंदार गंगा भी आकर मिल जाती है इसमें, लेकिन अभी भी अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो अलकनंदा बनकर इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा है, एक करेक्शन कर लेना, मेरे दिमाग में बात घूम रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैंने थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर दी है, तो वो शायद ये चीज़ मिस की थी। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है कारेन एथनिक पीपल के बारे में। तो कारेन एथनिक पीपल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं। तो हाल ही में आपको पता होगा म्यांमार की मिलिट्री ने कुछ एयर स्ट्राइक करी है, कुछ बॉम्ब गिराए थे, और वो जो बॉम्ब है ना, वो इंडिया के 2 गाँवों के अंदर आके गिरे, और वो ऐसे गांव जहां पर सबसे ज़्यादा एथनिक कारेन जो हैं, ये जो पीपल हैं ये रहते हैं, और इनमें से लगभग आप कह सकते हो 5 लोगों की जान भी गई है। इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बॉम्ब दागे थे, जो कि जब ये म्यांमार की सेना ने बॉम्ब गिराए थे ना, तो मिज़ोरम में आके वो बॉम्ब गिर गया था। कहाँ पर? मिज़ोरम में। इधर म्यांमार है, इधर मिज़ोरम है। तो यहीं पर बेसिकली जो 5 सिविलियंस हैं जो कि एथनिक कारेन एथनिक यानी एथनिक वाले पीपल देखने को मिलते हैं, तो ये जो लोग हैं ना, इनकी मृत्यु हुई है 5 लोगों की, जिसकी चक्कर में यहाँ पर जो केथनिक पीपल हैं, कारेन पीपल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ध्यान रखना,
मैं आपको कारण पीपल का जो कल्चर है इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताने वाला हूँ। तो कारण एथनिक ग्रुप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक अपने आप में एक सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा हो गया? इंडिया के कंपैरिजन आप देख पाओगे साउथ ईस्ट एशिया जो यहाँ पे कंट्रीज़ होंगी, और आगे बढ़ोगे ना तो वो जो साउथ ईस्ट वन वाली कंट्रीज़ हैं जिसको हम आसियान कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ग्रुप देखने को मिलता है। इन ग्रुप का ऑरिजिन कहाँ से हुआ था? तो गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया में है। आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैप देख पा रहे होंगे, ऊपर देखोगे तो इधर मंगोलिया है, उसके नीचे चाइना है, ये बेसिकली गोबी डेजर्ट है। इसी डेजर्ट से यहाँ पर ऑरिजिन हुआ था इन एथनिक पीपल का ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें तो जो कारण है ये म्यांमार में सेटल हो गए थे। म्यांमार में मैंने आपको म्यांमार में बताया, यहीं से जो है बॉम्ब वगैरह बरसाए गए थे। अभी तो 2 बॉम्ब यहाँ पर आके गिर गए थे, कहाँ पे? मिज़ोरम के अंदर में। तो म्यांमार के अंदर यहाँ पर ये जो लोग हैं ये सेटल हो गए थे और म्यांमार में ही बॉम्ब गिराए गए और इन लोगों की यहाँ पे जान भी गई, इन एथनिक पीपल की, जिसकी वजह से यहाँ पे एथनिक पीपल चर्चा में है, ध्यान रखना। आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारे ये कारण एथनिक पीपल देखने को मिलते हैं। रिलीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग जो मेजोरिटी ऑफ कारण है ना ये बुद्धिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मेजोरिटी ऑफ कारण सबसे ज़्यादा ये बुद्धिस्ट में देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म रिलीजन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्शन कर लिया था अपना, ब्रिटिश रूल के समय पर, अंग्रेज़ों के शासन के समय पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, बट ज़्यादातर बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी जो भी टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना वो लगभग 4 मिलियन के आसपास है, 40 लाख के आसपास की आबादी नज़र आती है, ठीक है। भाषा की बात करें तो 2 प्रकार की यहाँ पे जो डायलेक्ट्स वो बोलते हैं, पो सगौ करके यहाँ पर 2 आपको ये डायलेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कारण में इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो वेमेन है ना ये कहीं ना कहीं इन्फीरियर होती हैं मेन के अंदर में, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हो जो मेन है वो सुपीरियर होता है वेमेन से, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एरावडी रिवर भी चर्चा में है, एरावडी नदी चर्चा में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एरावडी नदी यहीं पर आपको मेघालय में ही देखने को मिलती है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया म्यांमार के अंदर, म्यांमार में जो सदर्न एरावडी रिवर डेल्टा है, ठीक है ना, इस डेल्टा के आसपास भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो ये कारण एथनिक वाले लोग हैं वो पाए जाते हैं, वो सब वहाँ पे रहते हैं, इस वजह से एरावडी नदी चर्चा में है। दूसरी बात, एरावडी नदी जो है पिछले महीने भी चर्चा में थी, यानी दिसंबर में, एरावडी डॉल्फिन की वजह से। तो यहाँ पर 2 कारण है जिसकी वजह से आपने पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो एक ऐसी नदी है जो कि नॉर्थ से साउथ में बहती है थ्रू म्यांमार। यहाँ पे इस नदी का पूरा मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा म्यांमार और ये एरावडी नदी ये रही, जो कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर की, ये नदी आपको देखने को मिलेगी। तो ऊपर नॉर्थ से बहकर आ रही है और बहते बहते आप देख पाओगे म्यांमार में, पूरे म्यांमार में बहकर निकल कर उसके बाद में इस प्रकार से नीचे एक डेल्टा को बनाती है और फिर आकर नीचे ये अंडमान जो बेसिकली सी है ना, इस वाले सी के अंदर इस समुद्र में ये नदी गिर जाती है, ठीक है, आके यहाँ पर गिर जाती है, ध्यान रखना। तो ये जो रिवर है ये नॉर्थ से साउथ में बहती है थ्रू म्यांमार, ये मैंने आपको बताया। और इस म्यांमार की एक कह सकते हो लार्जेस्ट रिवर है और काफ़ी सारा ये लोग पैसा वगैरह भी यानी इकोनॉमी जनरेट कर पाते हैं इस पर्टिकुलर नदी से, इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर एक एरावडी डेल्टा बनाती है और एरावडी डेल्टा इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, एक डेल्टा कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अंडमान सी के अंदर ये जो सी है इसको अंडमान सी बोलता है क्योंकि नीचे ही आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलेंगे। इस सी के अंदर यहाँ पर आकर नदी गिर जाती है। तो एरावडी रिवर के बारे में ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो कि बात करता है सोल ऑफ स्टील चैलेंज के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, आखिरकार चर्चा में क्यों है डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर सोल ऑफ स्टील चैलेंज को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। 6 महीने के लिए यहाँ पर ये चलने वाला है पूरा प्रोग्राम। ये आप देखोगे पीछे पूरा बोर्ड लगा हुआ है, दुनिया का पहला एल्पाइन स्किल और एंड्योरेंस चैलेंज है ये, जो कि उत्तराखंड के अंदर रखा गया है। जनवरी से जून तक यहाँ पर पूरा का पूरा ये चलने वाला है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज क्या है? सोल ऑफ स्टील जो एक्सपीडिशन है ना, ये इंसान की ताकत को देखेगा, इंसान का जो एंड्योरेंस है कि किस प्रकार से जो एक व्यक्ति है ना वो यहाँ पर जो हमारी जितनी आर्मी है ना, इनके अंदर कितनी पावर है ऊपर चढ़ने में, पहाड़ी को चढ़ने में कितनी एंड्योरेंस देखने को मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा वो यह है कि ये जो पूरा का पूरा सोल ऑफ स्टील चैलेंज है ना, ये जो एक्सपीडिशन है पूरा का पूरा, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है क्लो ग्लोबल ने। क्लो ग्लोबल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज के बारे में बात करें तो उसका भी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया 14 जनवरी को। 14 जनवरी को जो हमने इंडियन आर्मी डे का सेलिब्रेशन किया था। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि किसी एक व्यक्ति के जो हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस है, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने की एंड्योरेंस जो है ना, उसको यहाँ पर देखा जाएगा।
स्किल को, उस कैपेबिलिटी को, उस ताकत को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपीडिशन है ये होने वाला है। जो जनरल एरिया इस एक्सपीडिशन का वो बेसिकली नंदा देवी नेशनल पार्क रहने वाला है, वहाँ पर एक्सपीडिशन पूरा चलेगा। सोल ऑफ स्टील चैलेंज यहाँ पर है क्या, मैंने आपको बता दिया। ये एक ऐसा चैलेंज है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि क्लॉ ने ऑर्गेनाइज किया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? क्लॉ ने। अब पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार क्लॉ क्या है, तो आपसे सवाल बन सकता है कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया है। क्लॉ की जब हम बात करते हैं ना तो इसकी फुल फॉर्म है कॉन्क्वेर लैंड एंड वाटर ग्लोबल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉ। अभी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में भी बताऊंगा। तो हुआ यहां पर ये जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है, इसके पीछे का जो आइडिया है ना, वो आइडिया क्या है कि एक चैलेंज, नाम से पता चला है एक चैलेंज को बनाना। एक चैलेंज रखा जाएगा जो कि क्या करेगा, इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं ना, उसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा। तो एक चैलेंज रखा जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर चढ़ने का चैलेंज रखा जाएगा, पहाड़ी पर चढ़ने का चैलेंज रखा जाएगा। तो इस चैलेंज को तोड़ने के लिए काफ़ी सारे जो हमारे आर्मी पर्सन्स होंगे वो आएंगे, है ना। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्षमताएँ हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो दिखेंगी। तो वो चैलेंज को पार भी करेंगे। तो इस प्रकार का चैलेंज होगा। ये ऐसा इवेंट है, मतलब इस प्रकार का जो इवेंट है ना वो यूरोप के अंदर होता है, जिसको हम लोग आयरन मैन ट्रियाथलन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का इवेंट, ये जो आपने पिक्चर देखा है ना, ये थंबनेल में भी लगा रखा है। तो आयरन मैन ट्रियाथलन एक इवेंट चलता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो बाईसाइकिल राइड है, स्विमिंग है, रनिंग है, ये चीज़ें यहाँ पे प्ले करवाई जाती हैं। तो उसी प्रकार का इवेंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा, ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, उनको एक चैलेंज देगा। उस चैलेंज के माध्यम से लोग अपना पोटेंशियल दिखाएंगे, है ना, लोगों की क्षमता यहाँ पर पता चलने वाली है। दूसरी चीज़, इस एडवेंचर चैलेंज को हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है ना, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे जो चैलेंज है इसको हम लोग दुनिया भर में प्रमोट करने वाले हैं। इससे उत्तराखंड के अंदर जो टूरिज्म वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बाकी इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? क्लॉ ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये कॉन्क्वेर लैंड एयर वाटर ग्लोबल, ये बेसिकली एक टीम है स्पेशल फोर्सेस की। जो हमारी स्पेशल फोर्स होती है उनकी यहाँ पर ये टीम नजर आती है। स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं जो डिसेबल हैं, जो कि अलग अलग नेशनलिटीज़ के भी हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग एबिलिटीज़ उनकी, तो वो सब की यहाँ पर ये पूरी टीम देखने को मिलती है क्लॉ। ये जो पर्टिकुलर क्लॉ ग्लोबल है ना, इसको सेटअप किया गया था जनवरी 2019 में मेजर विवेक जैकब के थ्रू, जो कि एक पैरा स्पेशल फोर्स ऑफिसर हुआ करते थे, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया था। बाद में 14 साल की सर्विस देने के बाद में वो रिटायर हो गए थे। स्काई डाइव किया था, उससे एक इंजरी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्लॉ की बात करें तो क्लॉ ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इस ऑपरेशन का मकसद था कि जो भी डिसेबल पर्सन है ना, जिनकी क्षमताएं यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पे विकलांग हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम उसको अपंग कह सकते हैं या फिर असमर्थ व्यक्ति यहाँ पे बोलना सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ पीपल हैं विद डिसेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनकी क्षमताओं को यहाँ पर देखा गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के दौरान। तो क्लॉ, ध्यान रखना, फुल फॉर्म है कॉन्क्वेर लैंड एयर वाटर, ये यहाँ पर बेसिकली इसकी फुल फॉर्म नज़र आती है। बाकी इसमें कौन कौन होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिसेबल पर्सन्स के ऊपर यहाँ पर ये ज़्यादातर फोकस करता है। आगे आते हैं, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर वाली सीरीज़ का। तो अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको बताने हैं। जो भी आपने अभी पूरे वीडियो में सुना है उनके क्वेश्चन, उन्हीं को लेकर ये क्वेश्चन तैयार किए गए, इनके आंसर बताना और अपना जो स्कोर जितना भी आता है वो स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। तो पहला क्वेश्चन बोला जाता है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसको हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो हाल ही में जब ये न्यूज़ में देखा गया तो पूछा यह जा रहा है कि ये कौन से राज्य के अंदर है। और मैं बताऊं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2008 में पूछा था। साल 2008 का ये यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। ये कौन से स्टेट के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है ये बात करता है कारेन एथनिक ग्रुप के बारे में, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो पहला मैं बोल रहा हूँ, कारेन एथनिक ग्रुप को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो ग्रुप है ये अपने आप में एक बहुत बड़े साइज़ का ग्रुप देखने को मिलता है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। क्या ऐसी बात है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ज़्यादातर जो कैरेन पीपल हैं ये क्रिश्चियंस नज़र आते हैं। क्या ये ऐसी बात है? दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है सोल ऑफ स्टील चैलेंज को लेकर है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो चैलेंज है ये क्या करेगा, एक व्यक्ति की पावर को चेक करेगा हाई ऑल्टीट्यूड पर, ऊंची ऊंचाई पर यहाँ पर एक पावर को चेक करने वाला है। हिमालयन रीजन के अंदर पूरा का पूरा ये एडवेंचर चलने वाला है।
दूसरा स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर सोल ऑफ स्टील चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी इंडियन आर्मी के थ्रू उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में। अब बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आता है उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मार्ग प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो मार्ग प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, मार्ग प्लेटफॉर्म बेसिकली एक नेशनल रोड और हाईवे प्लेटफॉर्म है। दूसरा, जो नीति आयोग है वो इसकी एक नोडल एजेंसी है, यानी नीति आयोग के अंडर में यहाँ पे प्लेटफॉर्म काम करता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन बात करता है बिम्स्टेक के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो जो बिम्स्टेक है इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, बिम्स्टेक बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके यहाँ पे लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, पाकिस्तान यहाँ पर बिम्स्टेक का एक फाउंडिंग मेंबर है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आता है उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात करता है जियो स्पेशल हैकाथन के बारे में। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया। तो जियो स्पेशल हैकाथन को लेकर रिसेंटली यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए। रिसेंटली यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज़ में था। आपको बताना है ये जो इवेंट है इसको किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताओ कौन सा इसका सही उत्तर है नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बने हैं आर्टिकल से, वो मैंने आपको बता दिया। आज आर्टिकल ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं था, लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। जो भी चीज़ है वो पढ़ना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आती है हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे आंसर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन था जियो स्पेशल हैकाथन को लेकर। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को लॉन्च किया है। तो कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किया, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगला क्वेश्चन आपसे बिम्स्टेक को लेकर पूछा गया था। बिम्स्टेक को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के दौरान लॉन्च किया गया। सही बात है, बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके लॉन्च किया गया। हाँ, ये सही है बिल्कुल। दूसरा, पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। नहीं, ये गलत बात है। फाउंडिंग मेंबर क्या, पाकिस्तान इसका मेंबर है ही नहीं बिम्स्टेक का। ठीक है, बिम्स्टेक के बेसिक 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिना वीडियो को आगे पीछे करे यहीं पर पॉज करके उन 7 मेंबर के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से वीडियो सुना है और 7 मेंबर्स के नाम आपको याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 ओनली हो गया। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मार्ग प्लेटफॉर्म को लेकर। तो मार्ग प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक नेशनल रोड एंड हाईवे प्लेटफॉर्म है, गलत बात है। एक नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। आपको बताया गया था कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स को गाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। दूसरा, नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी इस प्लेटफॉर्म की, ये भी गलत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में इसको लेकर आया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी है, ना कि नीति आयोग। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोल ऑफ स्टील चैलेंज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है, इस चैलेंज का मकसद यहाँ पर यह है कि जो एक व्यक्ति है ना, उसकी हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस को टेस्ट करना, उसकी हाई ऑल्टीट्यूड पावर को टेस्ट करने का यहाँ पर मकसद है। सही बात है, यहाँ पर ये सही है बिल्कुल। दूसरा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के थ्रू उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में, गलत बात है। मैंने अभी आपको कितनी बार चीख कर बताया था कि इस इवेंट को, सोल ऑफ स्टील चैलेंज को यहाँ पे और कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, हमारी क्लॉ ऑर्गेनाइज कर रही है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कारेन एथनिक पीपल को लेकर एक क्वेश्चन दिया था। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कारेन एथनिक ग्रुप वाले लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं कहाँ पे, वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में। ऐसा है क्या? नहीं, अभी मैंने आपको बताया था साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर है। फिर एक और पॉइंट बोला गया है कि जो मेजोरिटी ऑफ कारेन पीपल हैं ये क्रिश्चियंस हैं। ऐसा है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे, बट यहाँ पर अभी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है इन पीपल की, वो बेसिकली बुद्धिज्म के अंदर में है। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वर नर टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन था और यूपीएससी ने 2008 में डायरेक्टली इसके बारे में पूछा भी था। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर उत्तराखंड में चल रहा है बवाल, तो इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो गया कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के अंदर आपको यहाँ पर ये स्थित देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्त, तो यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल भले ही हों लेकिन एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली। और मैं आपको बता दूं 2008 का ये क्वेश्चन था। 2008 के साथ में मतलब इस क्वेश्चन के साथ में एक और प्रश्न पूछा गया था, वो क्या था, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, कौन सी नदी पर जो तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी धौली गंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। ये आपको सवाल दिया गया था, तो इसका सही उत्तर वैसे ऑप्शन नंबर बी भागीरथी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहते हैं। ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपका स्कोर कितना है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर को लिखना बिल्कुल ना भूलें और लिख कर जाएं, वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस करके जाएं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ दोस्त। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।